हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी लर्निंग हब। सो ध्येय पीसीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। और ये टेस्ट नंबर 15 है, ठीक है। ऑलरेडी टेस्ट नंबर 12 हमने अपलोड कर दिया है। टेस्ट 14 हम अपलोड करेंगे 15 के जस्ट बाद, ठीक है। और टेस्ट नंबर 13 जो कि सी सेट का है, 14 के बाद अपलोड किया जाएगा। ओके, सो इस वीडियो में हम पूरा जो टेस्ट सीरीज है ये 50 टेस्ट नंबर 15 उसको कवर करेंगे। और ऑलमोस्ट हम ट्राई करेंगे कि इसमें पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन कवर कर ले, ठीक है। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये यूपी पीसीएस, ओके, यूपीएससी में भी कभी थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है। और साथ ही साथ बिहार पीसीएस के लिए तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। सो बेसिकली यूपी पीसीएस और बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा ये, ठीक है। तो टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा और जितने भी क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज और, अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। और आचार्य और उनके मत से रिलेटेड है, ठीक है। तो रामानुजनाचार्य जो थे वो बेसिकली विशिष्टाद्वैतवाद के थे, ठीक है। अ, निम्बकचार्य जो थे वो द्वैताद्वैतवाद के थे। वल्लभाचार्य जो थे, ठीक है, वल्लभाचार्य जो थे वो बेसिकली शुद्ध द्वैतवाद के थे। और माधवाचार्य द्वैतवाद के थे, ठीक है। तो द्वैतवाद के माधवाचार्य, द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजनाचार्य और शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य। सो इसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मौर्यकालीन साम्राज्य में राजकीय आय से संबंधित करों का के संबंध में कौन सा एक कथन सही सुमेलित नहीं है। सीता जो है राजकीय भूमि से होने वाली आय थी। बलि जो एक प्रकार का भू राजस्व था। हिरण्य जो था वो नगद कर था। और जो प्रणय था वो निशुल्क श्रम एवं बेगार का कर था। तो बेसिकली अगर हम बात करें सीता, बलि और हिरण्य की, तो ये तीनों सही दिए हुए हैं, ठीक है। प्रणय जो था वो निशुल्क श्रम का कर था, ठीक है। जबकि जो बेगार फोर्स लेबर का जो कर था वो प्रणय नहीं था, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रणय दोनों से रिलेटेड नहीं था, सिर्फ निशुल्क श्रम से रिलेटेड था। जो बेगार थी उससे रिलेटेड कर जो थी उसको हम विष्टि बोलते थे। क्या बोलते थे? विष्टि। तो ये भी याद रखिएगा, विष्टि जो थी वो बेगार से रिलेटेड थी और प्रणय जो थी वो निशुल्क श्रम, ठीक है, फ्री लेबर से रिलेटेड थी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख से पता चलता है कि लुम्बिनी यात्रा के दौरान अशोक ने वहां भूमि कर की दर घटा दी थी। सो पहले जो भूमि कर था उससे उसकी दर कम 1/6 कर दी गई थी, ठीक है। किस अभिलेख से ये पता चलता है? तो लुम्बिनी यात्रा और उसके वहां पे जो भी काम उन्होंने किया था उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हमें रुमनदेही अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, संगम साहित्य और उससे रिलेटेड रचनाकार के नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा आपका कौन सा सही नहीं है। तो कुरल जो संगम साहित्य उसको वल्लुवर ने लिखा था। तोलक पीएम जो था उसको किसने लिखा था अभी मैं आपको बताती हूँ, उसके पहले देख लेते हैं। शिल्पाधिकारम इंग्लो अधिगल का था और मणि मेखले सातले सतनार का था। तो ये सारे याद रखिएगा, यूपीपीसी ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनाता है, ठीक है। तोलक पीएम जो था, ठीक है, वो गलत दिया हुआ है। तोलक पीएम तोलक पीएनआर का था, ठीक है। तोलक पीएनआर एक कवि थे, उनका था, ठीक है। सो ऑप्शन बी इनकरेक्ट होगा, ठीक है, ये गलत दिया हुआ था। नक्कीर की कौन सी बुक थी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नक्कीर की बुक भी पूछी गई है कई बार। क्वेश्चन नंबर 5 है, और निम्नलिखित में से किस एक शासक को लाल चेर भी कहा जाता है। तो लाल चेर जो उपाधि दी गई है वो बेसिकली सेन गुट्टवन को दी गई है, ठीक है। सेन गुट्टवन को हम लाल चेर भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। किताब फुतुल अल वलदान, ठीक है।
किताब फुतुल अल वल्दान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी, उद्बी, बिलादुरी या अलबरूनी? तो वल्दान से आप कनेक्ट कर सकते हो बिलादुरी को, ठीक है? किताबुल फुतह अल वल्दान जो है बिलादुरी की बुक है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चोल काल में वरीयम की सदस्यता के लिए कौन सी आवश्यक शर्त थी? तो व्यक्ति की आयु जो है वो 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए थी, करेक्ट है। उसके पास 1.5 एकड़ भूमि हो तथा उसकी अपनी भूमि पर मकान बना हो, ये भी है। और वो वैदिक मंत्र जानता हो, ये भी एक क्राइटेरिया था। सो तीनों ही चोल काल के संबंधित वरीयम की जो भी सदस्यता लेता था उनकी क्लास क्वालिफिकेशन थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था? तो लीलावती का फारसी में अनुवाद जो किया था वो बेसिकली फैजी ने किया था, ठीक है। अबुल फजल ने किसका किया था, आप मुझे बताइएगा। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, ठीक है ना। और फैजी ने लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रचना और उसके लेखक के नाम दिए गए, हमीर मद मर्दन, तूतीरामा, आशिका और शंकर विजय सॉरी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हमीर मद मर्दन जय सिंह सूरी की राइटिंग है, ठीक है। हमीर मद मर्दन जय सिंह सूरी की राइटिंग है। तूतीनामा जो है ये जिया नक्सवी की राइटिंग है, ठीक है। आसिका अमीर खुसरो की राइटिंग है, याद रखिएगा आसिका जो है अमीर खुसरो की राइटिंग है, ठीक है। और शंकर विजय जो है विद्या रड की राइटिंग है। तो ऐसे अगर आप मैच करोगे तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो हमीर मत मर्दन है, ठीक है, वो जय सिंह सूरी की। अगर आपको ये पता था तो आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सल्तनत कालीन शब्द दिए गए और उसका अर्थ दिया गया है, ठीक है। तो सदका जो है एक प्रकार का धार्मिक कर होता था, ये सही है। फवाजिल जो था वो अधिशेष राजस्व था। मशाहत भूमि की पैमाइश थी सल्तनत काल में। जबकि जो बलाहार था वो इमारत का निर्माण करने वाला अधिकारी नहीं होता था, बल्कि किसान को बलाहार बोलते थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट दिया हुआ था, बाकी सारे सही दिए हुए थे, ठीक है। तो सल्तनत कालीन जो शब्दावलियां है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फरवरी 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ तथा संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक उप समिति गठित की गई, जिसे नेहरू समिति कहा गया, ठीक है। इनमें से कौन इसके सदस्य नहीं थे? तो नेहरू समिति के सदस्य जो थे सीआर दास नहीं थे, ठीक है। और लाला लाजपत राय नहीं थे। सीआर दास की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। और कुछ दिन बाद ही लाला लाजपत राय की भी मृत्यु हो जाती है 1928 में, ठीक है। तो सीआर दास और लाला लाजपत राय इसके सदस्य नहीं थे, 3 और 4। तो कौन कौन सदस्य थे याद रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस और अली इमाम इसके सदस्य थे, ठीक है। सो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा सकता है, इसलिए पूरा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। जैन साहित्य में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, इनकरेक्ट बताना है आपको। जैन ग्रंथ प्राकृत में लिखे गए थे, तो ये बात सही है। जैन साहित्य पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के राजनीतिक इतिहास की पुनर्रचना करने में सहायक है, तो ये भी सही है। जैन ग्रंथों में व्यापार तथा व्यापारियों का बार बार उल्लेख किया गया है, तो जैन ग्रंथों में आपको अपरिग्रह की बात समझ में आएगी, ठीक है। और व्यापार और व्यापारियों के बारे में काफी बार लिखा गया है। जैन ग्रंथों को कलिंग नरेश खारवेल के शासन में अंतिम रूप से संकलित किया गया, यही गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी गलत है। बेसिकली ये सोलंकी जो डायनेस्टी थी, वहां पे सोलंकी के शासकों द्वारा जैन साहित्य को अंतिम रूप से संग्रहित किया गया, संकलित किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेवरस की संधि किससे रिलेटेड है? तो आपको सेवरस की संधि याद होगी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या सेवरस की संधि के प्रकाशन के परिणाम स्वरूप हुआ? तो जब सेवरस की संधि हुई थी तो उसके बाद ही खलीफा का जो खलीफा को पदच्युत कर दिया गया था, तो उसके बाद इंडिया में खिलाफत आंदोलन चला था, ठीक है। लेकिन खिलाफत आंदोलन ऑप्शन में नहीं है, तो खिलाफत के जस्ट बाद जो आंदोलन हुआ था वो असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धर्मस्थल कर्नाटक में महामस्ताभिषेक जो श्रवण बेल गोला है, ठीक है। यहाँ पे महामस्ताभिषेक की
मेला लगता है, ठीक है, बेसिकली हर 12 वर्ष पे मनाया जाता है कर्नाटका में ये। और यह समारोह निम्नलिखित में से किस धर्म से रिलेटेड है? तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। जैन धर्म में बेसिकली महामसाभिषेक की प्रक्रिया है, महोत्सव मनाया जाता है और ये श्रवणबेलगोला कर्नाटका में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल के दौरान घटित हुई? तो लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे क्या क्या हुआ था आपको ये बताना है बेसिकली, ठीक है। तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922। केरल में मोपला विद्रोह हुआ था 1921, ठीक है। सीआर दास द्वारा स्वराज पार्टी बनाया गया था 1923 में, ठीक है। साइमन कमीशन 1927 में आया था और बाल गंगाधर तिलक का निधन 1928 में हुआ था। तो ये दोनों घटनाएं जो है वो लॉर्ड रीडिंग के टाइम की नहीं है, ठीक है। ऊपर की तीनों घटनाएं लॉर्ड रीडिंग के टाइम की है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर मुगल कालीन सम्राटों में किस एक को बादशाह का किस एक बादशाह का उपनाम जफर था? तो बहादुर शाह सेकंड जो थे वो लिखते थे बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद शाह का टाइटल था रंगीला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह रंगीला बोलते थे उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इनके सल्तनत कालीन शासकों तथा उनके वंश के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो खिज्र खां सैयद वंश के थे, अलाउद्दीन सिकंदर शाह तुगलक वंश के थे, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश के थे, और कैकुबात क्यूमर्स ये खिलजी वंश के नहीं थे, ठीक है। कैकुबात क्यूमर्स जो थे वो बेसिकली स्लेव डायनेस्टी के थे, ठीक है ना। बलबन के पोते पोते होते हैं, ये बलबन के पोते होते हैं, ठीक है। और कैकुबात में ही कहा जाता है कि कैकुबात ने ही दिल्ली को बसाया था बेसिकली, ठीक है। तो कैकुबात क्यूमर्स जो है ये बलबन के पोते हैं और ये स्लेव डायनेस्टी जो गुलाम वंश है उनसे रिलेटेड है, खिलजी वंश से रिलेटेड नहीं है। इनको इसको मारकर खिलजी वंश की स्थापना होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा एक अंतिम स्थान पर है? तो सबसे पहले होता है पानीपत का युद्ध 1526, फिर होता है 1527 में खानवा का युद्ध, ठीक है। फिर होता है चंदेरी का युद्ध 1528 में, और 1529 में सबसे अंतिम जो युद्ध होता है वो होता है घाघरा का युद्ध। तो सबसे अंतिम जो है वो घाघरा का युद्ध होता है, ठीक है, ठीक है। भक्तिकालीन संतों में से किस एक की रचनाएं अभंग के रूप में प्रसिद्ध है? तो अभंग के रूप में बेसिकली जो नामदेव है उनकी रचनाएं प्रसिद्ध है। नामदेव की रचनाओं को बेसिकली अभंग में एक संकलित करके प्रकाशित किया गया है, ठीक है। तो अभंग के रूप में नामदेव की रचनाएं प्रचलित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। गांधी जी के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में होता है 1917 में गांधी जी द्वारा, ये बात सही है। पहली बार भूख हड़ताल वो अहमदाबाद मेल आंदोलन में करते हैं, ये भी सही है। पहला जन भाषण वो वाराणसी में देते हैं, ये भी सही है। सर्वप्रथम वो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं, वो बेलगाम का अधिवेशन नहीं होता है। 1901 में सर्वप्रथम गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में एज अ वॉलेंटियर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। वो कलकत्ता सेशन होता है, ठीक है, कलकत्ता का सेशन होता है। तो याद रखिएगा गांधी जी ने पहली बार बेलगांव में नहीं लिया था, बेलगांव का सेशन उन्होंने हेड किया था, ठीक है, लेकिन पार्टिसिपेट किए थे 1901 में जो कलकत्ता का सेशन था, और दीनसा इदल जी वोचा ने उसको हेड किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1928 में पेश किए गए पब्लिक सेफ्टी बिल का उद्देश्य क्या था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल जिसका हमने विरोध किया था बेसिकली मजदूरों, किसानों तथा अन्य श्रमजीवी वर्ग में बढ़ रहे साम्यवादी प्रभाव को समाप्त करना था, ठीक है। जो लोग साम्यवादी प्रभाव कम्युनल हो रहे थे, ठीक है, उनको उन्होंने रोकना था उनको बेसिकली, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। मुस्लिम सुधार आंदोलन और उससे संबंधित व्यक्ति के नाम दिए हैं, पूछा है कौन सा सही है। तो अलीगढ़ आंदोलन जो है वो सर सैयद अहमद खान ने चलाया था, और उन्होंने अलीगढ़ एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की, सॉरी, ठीक है। देवबंद जो आंदोलन था वो मोहम्मद कासिम ननौतवी और गंगोही ने चलाया था, ठीक है। और अहमदिया आंदोलन में मिर्जा गुलाम अहमद ने चलाया था। सो तीनों ही स्टेटमेंट सही है,
ठीक है, अहमदिया आंदोलन में ही मिर्जा गुलाम अहमद ने कहा था कि मैं कृष्ण का अवतार हूँ, और साथ ही साथ मैं अल्लाह का अवतार भी मानते थे अपने आप को। ठीक है ना, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काकोरी कांड में किस अभियुक्त को इलाहाबाद की नैनी जेल में फांसी दी गई थी? ठीक है, तो रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी जेल में फांसी दी गई थी। ठीक है, राजेंद्र लहिरी को गोंडा में दी गई थी। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। ठीक है, और अशफाक उल्ला खां को सहारनपुर, सॉरी फैजाबाद, फैजाबाद में फांसी दी गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, राजेंद्र लहिड़ी गोंडा, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, अशफाक उल्ला खां फैजाबाद, और रोशन सिंह को नैनी जेल में फांसी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एशियाटिक सोसाइटी बनाया था विलियम जोन्स ने। ठीक है, बंगाल में बेसिकली बनाया था। तत्वबोधनी समाज सभा जो बनाई थी वो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने बनाई थी। परमहंस मंडली जो थी आत्माराम पांडुरंग की थी, और युवा बंगाल आंदोलन विवियन डेरोजियो की थी। मतलब ये ऑलरेडी सूची 1 सूची 2 से मैच है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कौन सा रहनुमाई मजदाशन सभा के संबंध में सत्य है? यह सभा पारसी सुधार आंदोलन से संबंधित था। तो ये बात बिल्कुल सही है, रहनुमाई मजदाशन जो था वो पारसी सुधार आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, और इस संस्था ने राष्ट्र गोफ्तार नामक पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया था। तो ये बात भी सही है, राष्ट्र गोफ्तार नामक पत्रिका जो थी इस संस्था द्वारा ही निकाली गई थी। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्र गोफ्तार के लेखक कौन है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत की? तो 1946 में। ठीक है, सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत होती है 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, सीधी कार्यवाही दिवस मनाया जाता है मुस्लिम लीग द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिक्का अकबर द्वारा नहीं चलाया गया था? रहस्य, इलाही, संसब या निसार? तो निसार जो था वो कॉपर का सिक्का था। ठीक है, ये बेसिकली जहांगीर ने चलाया था। तो याद रखिएगा, निसार जो है वो जहांगीर का सिक्का है, जबकि रहस्य, इलाही और संसब ये तीनों अकबर द्वारा चलाए गए सिक्के हैं। तो अकबर द्वारा चलाए गए सिक्कों में याद रखिएगा रहस्य, इलाही और संसब। ठीक है, और निशार जो था वो जहांगीर द्वारा चलाया गया सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है आपको। जामी मस्जिद जो संभल में है, किला एक कुहना, लाहौर का किला और दीन पनाह नगर। तो दीन पनाह नगर जो था वो बेसिकली किसने बसाया था? तो वो हुमायूं ने बनाया था। ठीक है ना, हुमायूं का टाइम का शासक है, तो वो है किला है ये। ठीक है, और सॉरी माफ कीजिएगा, दीन पनाह नगर जो था वो हुमायूं का टाइम है। लाहौर का किला बेसिकली बनाया है अकबर ने। किला ए कोहना शेरशाह ने बनाया है। और जामी मस्जिद जो संभल की है, ठीक है ना, यूपी में पड़ता है जो, उसको बाबर ने बनवाया है। तो याद रखिएगा, सारे मैच ऑलरेडी 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शाहजहां ने किसे गुड़ समुंदर की उपाधि दी थी? तो गुड़ समुंदर की उपाधि शाहजहां ने बेसिकली लाल खां को दी थी। ठीक है, लाल खां को गुड़ समुंदर की उपाधि दी गई थी शाहजहां द्वारा। असत्य कथन का चुनाव करना है आपको कि 1739 में 19 मतलब 1739 में नादिर शाह से पराजित होने के बाद अवध के नवाब सादत खान ने आत्महत्या कर ली थी। आपको असत्य कथन बताना है। ठीक है, तो ये बात सही है, अवध के नवाब सफदरजंग को बुरहान उन मुल्क का टाइटल दिया गया था। तो ये बात गलत है, सफदरजंग को नहीं दिया गया था, बुरहान उल मुल्क का टाइटल सादत खां को दिया गया था। ठीक है, अवध के नवाब को। नवाब सुजाउद्दौला ने फैजाबाद को अवध की राजधानी के तौर पर विकसित किया। तो ये बात सही है। ठीक है, अवध की राजधानी उस टाइम पे फैजाबाद हुआ करती थी। नवाब आसिफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करी। तो सोचिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट है। ठीक है, अवध से रिलेटेड सबसे पहले ये बात कि नादिर शाह से जब पराजित हुआ था सादत खान ने, तो उसने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, 1739 में, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये कि सुजाउद्दौला ने फैजाबाद को अवध की राजधानी के रूप में विकसित किया था, और जब आसिफुद्दौला आए तो उन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ कर ली।
ठीक है, ये तीनों बात बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन बी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, बुरहान उल मुल्क का टाइटल सफदरजंग को नहीं बल्कि सादत खां को मिला था। ठीक है, जिसने बेसिकली अवध को बसाया था, एक तरह से आप कह सकते हो अवध का निर्माण किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में अवस्थित है। ठीक है ना, एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। कथन है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो यूपी का अगर आप मैप देखोगे तो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है जो यहाँ पे लाल मिट्टी मिलती है, ये बात सही है। यह लाल मिट्टी विंध्य सैलों के टूटने से बनाई गई है, तो ये भी बात सही है। जो विंध्यन सैल है, विंध्यन रॉक्स है, उनकी ब्रेकिंग हुई है और वहां से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, और कथन कारण की सही कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, उत्तर प्रदेश की कलाकार और उनका कला क्षेत्र आपको बताना है बेसिकली, और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस अच्छे से पूछता है। ठीक है, विलायत खां जो थे सितार बजाते थे। फिदा हुसैन नारसी हिंदी रंगमंच, मतलब कि नाटक कला से रिलेटेड है। सितारा देवी कथक से रिलेटेड है। जतिन भट्टाचार्य ये बांसुरी नहीं बल्कि सरोद बजाते हैं। जतिन भट्टाचार्य सरोद वादक है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, आपसे असत्य कथन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 सॉरी 35 34 माफ कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो चरकुला है, कर्मा है और धुरिया है। मुरिया उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी का बाह्य कोर ठोस अवस्था में है, तो ये बात तो सही है, पृथ्वी का जो बाह्य कोर है वो ठोस अवस्था में है। ठीक है, सॉरी बाह्य कोर ठोस अवस्था में है, ये बात गलत है। ठीक है, कोर की बात हो रही है, अंदर जो कोर्स है, तो एक इनर कोर होता है, एक बाह्य कोर होता है। ये इनर कोर है, ये बाह्य कोर है। ठीक है, कोर मतलब अंदर की बात हो रही है, पृथ्वी के अंदर की बात, तो ये दोनों ही लिक्विड स्टेज में है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। महासागरों के नीचे भू प्रॉपर्टी की मोटाई कम जबकि महाद्वीपों के नीचे ज्यादा होती है, तो ये बात सही है। आपसे सत्य कथन पूछा था, तो ऑप्शन 2 केवल सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। पर्वत और उससे रिलेटेड चोटी पूछनी है, पूछिए आपसे। तो आल्प्स की माउंट ब्लैंक इसकी हाईएस्ट पीक है। रॉकी की माउंट मिसल है, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, आल्प्स की माउंट ब्लैक है। ठीक है, रॉकी की माउंट एल्बर्ट है। ठीक है, यूएसए में। अपलेशियन की माउंट मिसल है, ये भी यूएसए में। ठीक है, एटलस की माउंट अबकाल है, ये क्या बोलते हैं, ये है आपकी अफ्रीका में। ठीक है, तो अगर हम इसको मैच करेंगे तो 1 3 और 2 और 4 बनेगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बालकस झील कहाँ अवस्थित है? बालकस झील थोड़ी न्यूज में थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बालकस झील जो है वो बेसिकली कजाकिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, आपको इनकरेक्ट कथन बताना है। ठीक है, असत्य कथन बताना है। अर्जेंटीना का चाको का मैदान रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, अर्जेंटीना में रेशम का उत्पादन नहीं होता है ज्यादा। मरकैबो झील वेनेजुएला का मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र है, तो ये बात बिल्कुल सही है। आपसे असत्य कथन पूछा था। ठीक है, तो असत्य कथन केवल एक होगा, पहला असत्य है। तो अर्जेंटीना का जो चाको का मैदान है वो कॉटन, ठीक है, कॉटन के उत्पादन के लिए प्रमुख है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। ब्रोकन हिल जो लेड जस्ता तथा चांदी के उत्पादन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य में? तो ब्रोकन हिल्स जो है वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के जो 6 राज्य है उसके बारे में एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। प्रति चक्रवात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? या इसके केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है तथा बाहर की ओर घटता है। तो चक्रवात में केंद्र में वायुदाब निम्नतम होता है, बाहर कम ज्यादा होता है। प्रति चक्रवात में जस्ट उसका उल्टा होता है, वायुदाब अंदर सबसे ज्यादा होगा, बाहर कम होगा, तो ये बात सही है। ठीक है, हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं, तो ये भी बात सही है।
ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं, तो ये भी बात सही है। मतलब प्रति चक्रवात के विषय में तीनों ही कथन सत्य है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, आर्द्र जलवायु में पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, गलत है। मानव गर्म एवं आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करता है, बिल्कुल गलत है। मानव नॉर्मल जलवायु में सहज महसूस करता है। आर्द्र होगा बहुत तो चिपचिपा मौसम होगा, और गर्म होगा तो बहुत ही ज्यादा गर्मी होगी। और चिपचिपे मौसम में पसीना सूख नहीं पाएगा, जल्दी से वाष्पित नहीं हो पाएगा। तो दोनों ही कथन गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो हमें कमेंट करके बताइए सार्क का कौन कौन सदस्य है। यहाँ पे ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन है, अफ्रीका की विक्टोरिया वाटरफॉल जलप्रपात के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह जाम्बेजी नदी पे स्थित है, यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। तो ये जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पे नहीं, बल्कि जिम्बाब्वे की सीमा पे। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट असत्य है, केवल स्टेटमेंट एक सत्य है। 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है? तो नुब्रा घाटी में जो हिमनद अवस्थित है उसका नाम है सियाचिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकट है? तो खैबर दर्रे के सबसे निकट जो शहर है वो है पेशावर। ठीक है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो 4 शहरों के नाम दिए और उसकी राजधानी पूछी हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। न्यू साउथ वेल्स का कैपिटल है सिडनी। ठीक है, क्वींसलैंड का कैपिटल है ब्रिस्बेन। विक्टोरिया का है मेलबर्न, और वेस्टर्न अफ्रीका का सॉरी ऑस्ट्रेलिया का है पर्थ। ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है जिसकी राजधानी है पर्थ। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बिजली संयंत्रों की बात करें तो विंध्याचल उत्तर प्रदेश में है। जी नहीं, यह एमपी में है। सिंगरौली उत्तर प्रदेश में है, ये तुम्हारे सोनभद्र वाले एरिया में है। ठीक है, और डरली पाली जो है ओडिशा का विद्युत संयंत्र है, और ददरी जो है यूपी में। ठीक है, तो ददरी और सिंगरौली ये दोनों यूपी में, 2 और 4। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं कि कौन सा देश बाल्टिक सागर पर स्थित नहीं है? तो जो 48 देखा जाए तो जो नॉर्वे है वो बाल्टिक सागर पे स्थित नहीं है। ठीक है, 49 देखते हैं। हिमालय में त्रिशूल पर्वत शिखर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो त्रिशूल पर्वत शिखर न्यूज में था इसलिए क्वेश्चन है। यह उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले में है, ये बात बिल्कुल सही है। इसकी चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, ये गलत है। इसकी चोटी जो है 7120 मीटर हाइट है इसकी। ठीक है, तो सही कथन केवल एक था, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करें, यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कालीमंथन इस क्षेत्र के इस द्वीप का अंग है, और यह राजनीतिक रूप से 3 देशों में विभाजित है। किस द्वीप की ओर यह संकेत किया जा रहा है? तो यह संकेत बोर्नियो द्वीप की तरफ किया जा रहा है। ठीक है, बोर्नियो द्वीप जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। पहला जो है वो आपका है ग्रीनलैंड। ठीक है, दूसरा जो है वो है न्यू गिनिया, और तीसरा जो है वो बोर्नियो है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनपीसीआईएल सीआईएल सॉरी का निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? तो एनपीसीआईएल जो है नेशनल पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, यह परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन काम करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बृहद बेसिन ग्रेट बेसिन के संबंध में कौन सा कथन सही है?
तो ये रॉकी पर्वत और सियरा नेवादा के बीच में सही है। या इसके उत्तर में कोलंबिया पठार तथा इसके दक्षिण में मोजेब एवं सोनोरा मरुस्थल है। तो ये दोनों बातें सही है, और जो बेहद बेसिन, ग्रेट बेसिन है, वो यूएसए का पार्ट है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 52 का। 53 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से एस्किमो जनजाति संबंधित है? तो कयाक, इग्लू, हार्पून और रेनडियर, ये चारों ही इग्लू जनजाति, एस्किमो जनजाति से संबंधित है। ठीक है, जो बेसिकली कनाडा की जनजाति है एक तरह से। ठीक है, इग्लू उनका घर होता है, हार्पून एक हथियार होता है, कयाक एक तरह की नाव होती है, और रेनडियर जो होती है नाव की तरह सवारी की तरह होता है। ठीक है, तो चारों ही सही है, उपयुक्त सभी, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 53 का। 54 देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देश के 1/3 क्षेत्र में वन अथवा वृक्षावरण होने की अनिवार्यता किस वन नीति के अनुसार है? तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 की जो वन नीति आई थी, ठीक है, उसके थ्रू हमने डिसाइड किया था कि हम अपने देश में एटलीस्ट 1/3 वन तथा वृक्षारोपण को मिला के 1/3 रखेंगे। ठीक है, तो ये 1988 का वन नियम अधिनियम है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा का उद्गम स्थल है। तो शारदा जो है वो बेसिकली बनवासा, जो उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पे, यूपी नेपाल के बॉर्डर पे है ये एरिया। ठीक है, वहां से निकलती है। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति मतलब एससी और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की संयुक्त प्रतिशतता कितनी है? तो आपको पता होगा जो एससी की परसेंटेज है इंडिया में, वो 16.6% एससी जाति है, और 8.6% जो है वो एसटी जनजाति है। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको 25% मिल जाएगा, जो कि एससी एसटी का संयुक्त रूप है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 57 देख लेते हैं। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऋषभनाथ अयोध्या से है, पार्श्वनाथ वाराणसी से है, ठीक है, संभवनाथ श्रावस्ती से है, जो पदम प्रभु है वो कौशाम्बी से है। ठीक है, उनका जो जन्म स्थान है वो कौशाम्बी है। और ये याद रखिएगा, ऐसे सारे ही यूपी के जगह से है, तो इन चारों का नाम कम से कम आपको याद होना चाहिए किस किस जगह से रिलेटेड है। ठीक है, 58 देखते हैं। वर्ष 2021 में की जनगणना में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में द्वितीय स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? तो 0 से 6 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो फर्स्ट स्टेट है। ठीक है, आपसे द्वितीय पूछा गया है, तो द्वितीय जो है वो मिजोरम है। ठीक है, ये सेकेंड है, तो ध्यान रखिएगा दोनों ही फैक्ट। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक मुख्यतः घड़ा नृत्य है? तो जो चरकुला नृत्य है वो बेसिकली एक घड़ा नृत्य है। इस घड़े पे पैर रखकर, दोनों पैर रखकर और इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, तो चरकुला नृत्य जो है वो घड़े से रिलेटेड है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर गोमती नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो सुल्तानपुर गोमती नदी बहती है यहाँ से, जौनपुर से गोमती नदी बहती है, और लखनऊ से भी गोमती नदी बहती है। जो गोरखपुर है यहाँ से राप्ती नदी बहती है। तो गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के तट पे है, ना कि गोमती नदी के तट पे। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 61 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमाएं नई दिल्ली समेत 8 राज्यों से लगी हुई है। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुकेगा। हाँ ठीक है, ये कथन इनकरेक्ट है। अगर दिल्ली को मिला ले, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों से लगती है। 9 राज्यों मतलब जिसमें से 8 राज्य हैं। ठीक है, और जो एक है वो यूनियन टेरिटरी है, एक यूटी है जो दिल्ली है, तो दिल्ली को मिला के 9 हो जाएंगे। जो यहाँ पे 8 दिया है तो ये गलत है। हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सहारनपुर है, ये बात सही है। राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश का केवल आगरा जिले की सीमा लगती है, ये गलत है। आगरा के साथ साथ मथुरा, 2 जिले की सीमा उत्तर प्रदेश की राजस्थान के साथ लगती है। तो ऑप्शन ए और 1 और 3 तीन दो गलत है, तो असत्य कथन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया हुआ है। बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मृदा का विस्तार है, तो ये बात सही है। बुंदेलखंड का पश्चिमी भाग मालवा पठार का विस्तार है, तो आपको पता होगा मालवा पठार जो है उसी का जो विस्तार है वो काली मृदा है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और सही व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 को। 63 है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, पटना पक्षी विहार एटा में है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, ध्यान रखिएगा, संत कबीर नगर में जो है वो बखीरा पक्षी विहार है, ठीक है, जिसको बेसिकली इस समय रामसर साइट में भी डाल दिया गया है, ठीक है। ये यही ऑप्शन गलत दिया हुआ था, लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में, ये सही है। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, इसको सुरहा ताल कहते हैं। अब आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा, ये बेसिकली जो पक्षी विहार है ये कहाँ पे है, तो ये बलिया में है, ठीक है। सो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, डीप फ्रिज मीट प्लांट टुंडला में है, ये सही है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है, और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री यूपी में झांसी में है, तो ये तीनों ही सही सुमेलित है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, कौन सा वायरस चेचक के लिए उत्तरदायी है, मतलब कि स्मॉल पॉक्स, तो स्मॉल पॉक्स जो है वो वेरियोला, याद रखिएगा, वेरियोला जो है वो स्मॉल पॉक्स के का टीका वो वायरस है, ठीक है। तो 65 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वेरियोला। जहरीली शराब पीने की से हुई त्रासदी में जो सक्रिय एजेंट इस त्रासदी का कारण है वो है मिथाइल अल्कोहल। देखिए इथाइल अल्कोहल जो होता है, ठीक है, ये आप इसको एज सॉरी, यहाँ पे CH2 माफ कीजिए, हाँ, ये जो होता है इसको शराब में यूज किया जाता है, लेकिन अगर वही मिथाइल अल्कोहल वहां पे उसकी जगह बन जाए, ठीक है, तो ये जहरीला या फिर आप कह सकते हो ये पॉइजनस होता है, ठीक है। तो मिथाइल या मेथिल अल्कोहल जो है वो त्रासदी का काम करता है। निम्नलिखित में से किस एक से शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा के बढ़ने में मदद मिलती है, तो जो शारीरिक सतर्कता है और ऊर्जा है उसके बढ़ने में हमें टायरोसिन टायरोसिन से मदद मिलती है, ठीक है। लीन बॉडी मास क्या है, तो लीन बॉडी मास बेसिकली आपकी मांसपेशियों, हड्डी और शरीर के अन्य जो उत्तक होते हैं उनका मास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तरंगों को उनके बढ़ते तरंग दैर्घ्य के रूप में व्यक्त करने में कौन सा एक विकल्प सही है, तो सब तरंग दैर्घ्यों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक सेकेंड रखिएगा, ठीक है। तरंग दैर्घ्यों की अगर हम बात करें तो बेसिकली एक्स रेस सबसे पहले, एक्स रेस, फिर पराबैंगनी, फिर दिव्य प्रकाश, ठीक है, ये आपकी एक सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टोटल 7 तरंग के बारे में आप देख लीजिएगा, यूवी बीच में होता है, यूवी के बाद 3 और यूवी के पहले 3, ठीक है, इन सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, सॉरी, इसको इस पेज को 2 बार हो गया ये पेज, हाँ। प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो जो प्रकाश का विकिरण होता है वो तरंग के साथ साथ कण के रूप में भी होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण नहीं है, तो स्वीट ग्लैंड जो होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, मतलब ये बहिस्रावी ग्रंथि है, जबकि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि तीनों ही अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से एस्कॉर्बिक एसिड के संबंध में सही है, तो एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी कहा जाता है, सही है। यह जल में विलेय होता है, तो विटामिन बी और सी ये दोनों जल में विलेय होते हैं, जबकि एडेक ए डी ई और के वसा में विलेय होते हैं। मांस, कलेजी, दूध इत्यादि से विटामिन प्रमुख स्रोत है विटामिन सी का, ये बिल्कुल ही गलत है, ये विटामिन ए का स्रोत हो सकता है, मांस, कलेजी और दूध। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो खट्टे फल होते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि सत्य कौन सा है, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, निम्नलिखित में से किस एक को पोलियो टीका के आविष्कारकर्ता के रूप में माना जाता है, तो पोलियो टीका का आविष्कार जो है, ठीक है, वो जोनस सॉल्क ने करी थी, याद रखिएगा, जोनस सॉल्क ने पोलियो टीका टीका का आविष्कार किया था, ठीक है। और पोलियो ड्रॉप जो बनाया था, ठीक है, वो बनाया था सैबिन ने। विलियम हार्वे जो है रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के डिस्कवरर है। और एडवर्ड जेनर जो है वो वैक्सीन के हैं।
ठीक है ना, जो बेसिकली स्मॉल पॉक्स, इन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन ढूंढा था। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। शब्दावली है और उससे रिलेटेड अर्थ दिए हैं। वेसेक्टोमी, पुरुषों का बंध्याकरण, जिसमें पुरुषों का वास्ट डिफरेंस जो होता है उसको कट कर दिया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में महिलाओं का जो बंध्याकरण होता है, मतलब बेसिकली महिलाओं की जो फेलोपियन ट्यूब है उसको कट कर दी जाती है, तो फेलोपियन ट्यूब, ट्यूब को कट किया ट्यूबेक्टोमी, वास्ट डिफरेंस को कट किया, वास्ट को कट किया, मतलब वेसेक्टोमी। डाल्टनिज्म जो है वो रंग वर्णांधता, ठीक है, हीमोफीलिया का एक तरह से सूचक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। असत्य कौन सा है, तो इनमें से कोई नहीं, 74 का हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 75। 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित करों के 36 विवरण के मापदंडों के अंतर्गत निम्न में से किस मापदंड को उच्चतम भार मिलता है? तो जो इस बार का 15th जो फाइनेंस कमीशन उसकी जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग इनकम, ठीक है, इनकम को सबसे ज्यादा, ठीक है, इनकम जो है आपका 75% है, सॉरी 45% है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है, ठीक है, वो है इनकम डिस्टेंस, सॉरी इसको पूरा लिख लीजिएगा, इनकम डिस्टेंस, आय दूरी, इनकम डिस्टेंस जो है वो 45% है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या और एरिया जो है, पॉपुलेशन और एरिया जो है 15% है। कर एवं राजकोषीय वाला जो है, ठीक है, ये तुम्हारा 2.5% है। ठीक है, और डेमोग्राफिक जो है, ठीक है, ये क्षेत्र है, ये भी 15% है एरिया वाला। इसके अलावा जो डेमोग्राफिक है, ठीक है, वो है आपकी 12%, 12.5%। और फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी की बात करें तो वो है आपका 10%। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा 15वीं वित्त रिपोर्ट से, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। कोलंबो योजना विश्व बैंक, गांधीवादी योजना आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण और जनता योजना एम एन रॉय, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सर्वोदय योजना है, ठीक है, वो जयप्रकाश नारायण की नहीं है, इससे रिलेटेड है विनोबा भावे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। श्रम योगी मानधन योजना किससे रिलेटेड है? तो श्रम योगी मानधन योजना जो है वो बेसिकली असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों की पेंशन योजना से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, ट्राई सेम योजना किससे संबंधित है? तो पहले तो आप इसका फुल फॉर्म लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग, इंग्लिश में ही लिखिएगा, याद रहेगा उससे फुल फॉर्म इसका, ट्रेनिंग रूरल, ठीक है, यूथ, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब आप इसको आसानी से करेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि ग्रामीण युवा विकास से रिलेटेड है। ट्राइसेम जो है वो ग्रामीण युवा विकास से रिलेटेड है। ठीक है, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 2020 में आया। नमामि गंगे जो है 2014 में आई थी। स्टार्टअप इंडिया आया आपका 2016 में, और 2015 में आया था स्किल इंडिया। तो सबसे पहले आया आपका नमामि गंगे, फिर आया स्किल इंडिया, फिर आया स्टार्टअप इंडिया, फिर आया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो अगर इसको आप मिलाओगे तो 2, 4, 3 और 1, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। कौन भारत रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे? तो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस बनाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर एम नरसिम्हन और आईजी पटेल, ये तीनों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं,
पी चिदम्बरम जो है वो आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जनजाति और उनके क्षेत्र से मैच करना है आपको, ठीक है। बुशमैन जो है वो कालाहारी में पाई जाती है, ठीक है। जो बद्दू है वो सहारा रेगिस्तानों में पाई जाती है, ठीक है। ठीक है, जो पिग्मी जनजाति है वो बेसिकली कॉन्गो बेसिन में मिलती है, और मसाई जो है ईस्टर्न अफ्रीका में मिलती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है। भारत में 2021 के से पहले, सॉरी 1921 से पहले काफी हद तक जनसंख्या संबंधी माल्थस के सिद्धांत लागू होते थे। सो माल्थस के सिद्धांत यही था कि जो जनसंख्या होती है वो मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब ठीक है, 2 × 2 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे मल्टीप्लाई हो रही है। जबकि जो खाना है वो अरिथमेटिकली नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 1911 और 21 के दशक में जनसंख्या में वास्तविक गिरावट देखी गई थी। तो ये बात सही है, ठीक है, दोनों ही बात सही है, लेकिन एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, माफ कीजिएगा ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। दोनों का कथन और कारण इन्होंने सही दिया है, ठीक है। 83 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है? तो विषुवत रेखा पर बात की जाए तो बोत्सवाना काफी नीचे एरिया में पड़ता है। बोत्सवाना जो है वो विषुवत रेखा पे स्थित नहीं है, ठीक है। मालदीव, युगांडा और ब्राजील तीनों ही विषुवत रेखा से पे स्थित है। 84 देखते हैं। निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। तो सबसे उत्तर में आपकी आ जाएगी ब्राह्मणी, ठीक है। फिर आएगी आपकी गोदावरी, फिर आपकी आएगी पेन्नार, फिर आपकी आएगी वैगई। तो वैगई सबसे लास्ट में आएगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे दक्षिण की नदी है वैगई। शीत मरुस्थल जैव आरक्षित क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी। साइट्स के संदर्भ में आपको बताना है कि यह विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है, ठीक है। इसे 1986 में लागू किया गया था, और यह विश्व में पाए जाने वाले जीवों तथा उनके अंगों के अवैध व्यापार पर नजर रखता है। तो ये सही है और ये भी सही है। 86 में नहीं, ठीक है, 1975 में साइट्स आया था, ठीक है। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 87 देख लेते हैं। नहर और उससे रिलेटेड आपको नदी बतानी है, ठीक है। सरहिंद नहर जो है वो सतलज से निकलती है। एडन नहर जो है दामोदर से निकलती है। एनीकट कावेरी से, और तिलपाड़ा मयूराक्षी से। चारों ऑलरेडी मैच है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो राजमुंदरी में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय रोपड़ फसल शोध संस्थान कासरगोड में, सही है ये। रबर शोध संस्थान केरला में है, कोट्टायम, केरला के कोट्टायम में है, ठीक है। तो कौन सा सही सुमेलित है? केवल दो। काली सॉरी जलोढ़ मृदा एक क्षेत्रीय मृदा है, गलत बात है, काफी विस्तृत मृदा है ये। काली मृदा एक अनुपजाऊ मृदा है जिसके जल धारण करने की क्षमता काफी कम है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। एक उपजाऊ मृदा है और इसकी जल धारण वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो दोनों ही असत्य है, ऑप्शन डी कोई भी सत्य नहीं है। बिम्स्टेक के बारे में पूछा है कि अमेरिका बिम्स्टेक का संस्थापक सदस्य है, अमेरिका का कोई देना नहीं है बिम्स्टेक से, तो ये तो गलत है, पहला ही गलत हो गया। बाकी देख लेते हैं। बिम्स्टेक का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। यह एक क्षेत्रीय संगठन है और भारत इसका संस्थापक सदस्य देश है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो पीएलआर जो है वो हर एक बैंक अपना अपना निर्धारित करता है, ठीक है। सीआरआर, एसएलआर और बैंक दर ये तीनों रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। तो 2, 3 और 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किस समिति ने किया था?
तो वित्तीय समावेशन के लिए कमेटी जो बनाई गई थी वो नचिकेत मोर कमेटी थी, याद रखिएगा, ठीक है, 92 का डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, आयात की गई वस्तुओं के कारण मूल्यों में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो आयात की गई वस्तुओं के कारण जब मूल्य में कभी वृद्धि होती है तो उसको आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं, मतलब मुद्रास्फीति आयात की वजह से, ठीक है। कार्यों के परिमाणों को आधार बनाकर निर्मित होने वाली बजट क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं निष्पादन बजट, ठीक है। अगर कार्यों के परिणाम को भी हम ध्यान में रखें और तब बजट बनाएं तो ऐसे बजट को हम निष्पादन बजट बोलेंगे। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर मिशन आपने पढ़ा भी होगा, 2.0 जो है वो ग्राम पंचायत को कनेक्टिविटी देता है, मतलब हर एक ग्राम पंचायत को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है फाइबर ऑप्टिक्स से, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वित्तीय समावेशन की निम्न योजनाओं के प्रारंभ होने का सही कालक्रम क्या है? काफी पुरानी योजनाएं हैं लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना 2001 में आई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में आई थी। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड 2003 में आई थी। अब आप मैच कर सकते हो इसको, सबसे पहले आई थी 2, फिर 1, फिर 3, ऑप्शन बी। किस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त करके उसके स्थान पर अनवरत योजना लाया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को पहले ही समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, और उसकी जगह पे अनवरत योजना, मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल नहीं चली थी, 4 साल सिर्फ चली थी। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसको भौतिकी तथा रसायन दोनों क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मैडम क्यूरी रंगन को भौतिकी के साथ साथ केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज मिला है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि जो लिनस पॉलिंग है, ठीक है, इनको केमिस्ट्री के साथ साथ पीस में भी नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं, केमिस्ट्री के अलावा पीस में भी नोबेल प्राइज मिला है, इनको भी 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, 2 क्षेत्रों में, ठीक है। निम्न पर विचार करना है आपको। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, सही है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान सेंट्रल लेवल का कोलकाता में है, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये सेंट्रल लेवल का है कांच वाला, कंफ्यूज मत करिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित, सही है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों से, जिरेंटोलॉजी बुढ़ापा मनुष्य में बुढ़ापा लाने वाले कारकों से, एंटोमोलॉजी जो होता है वो कीड़ों के अध्ययन से होता है, घास से नहीं, घास के अध्ययन को एग्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 101, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास नहीं करती है? तो सेंटलीज, ओंग और जारवा, ये तीनों अंडमान और निकोबार की जनजातियां हैं। अप्तानी जो है अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, किन्हीं 2 निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है? तो बेसिकली इसके तापांतर पर निर्भर करता है, ठीक है, किसका ताप ज्यादा है किसका कम है। जिसका ताप ज्यादा होगा, ठीक है, और किसका का ताप कम होगा, ठीक है, वहां से ताप ज्यादा की ओर उष्मा का प्रवाह होगा, ठीक है ना। तो उसके तापांतर पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो बहुत तीव्रता के साथ जो वाष्पन होता है वो अल्कोहल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तारों का रंग उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु घड़ी जो होती है वो किसके संक्रमण पर आधारित होती है? सीजियम के संक्रमण पे परमाणु घड़ी जो होती है वो आधारित होती है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो प्रकाश तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। वाहनों के हेडलाइट में प्रयोग किए जाने वाले जो दर्पण है वो बेसिकली अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण नहीं है, ठीक है। हीरे का जगमगाना बहुलित आंतरिक परावर्तन है और लेंस की क्षमता डायोप्टर में मेजर करते हैं। ऑप्शन बी इनकरेक्ट था, बाकी सारे सही थे, ठीक है। लोहे में जंग लगाना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह एक केमिकल परिवर्तन है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा।
किस द्रव का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो पारे का घनत्व जो होता है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। जो उसका प्रोटीन भाग होता है उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 110 देख लेते हैं। कौन सा एक सही सुमेलित है? केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन है, कॉपर यकृत सिरोसिस, कैरोटीन गाय का दूध पीला होना, ये सारा ही सही सुमेलित है, ठीक है। तो 110 का डी हो जाएगा। 111 देखते हैं। विटामिन डी के संदर्भ में असत्य कथन, इनकरेक्ट बताना है आपको। यह हार्मोन के रूप में कार्य करता है, सही बात है। यह शरीर में सर्वाधिक तीव्रता से बनने वाला विटामिन है, ये भी सही है। असत्य बताना था तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। खोज और उसे खोजकर्ता के नाम है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने ढूंढा था। रुधिरवाग को लैंड स्टीनर ने ढूंढा था, ठीक है। द्विकुंडली जो है वॉटसन एंड क्रिक की मॉडल है। पेनिसिलिन जो है फ्लेमिंग ने ढूंढा था, ठीक है। तो 112 को देखा जाए तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एरिनोलॉजी, एरिनियोलॉजी जो है वो मकड़ियों का अध्ययन से रिलेटेड है, ठीक है। नाम बिल्कुल मैच नहीं करता है, इसलिए इसको याद जरूर रखिएगा। 114 जो है, सरकार की व्यय, कराधान और उधार लेने संबंधित निधि नीति क्या कहलाती है? तो ऐसी नीति को हम राजकोषीय नीति, उसकी फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। हॉट मनी किसे कहा जाता है? तो FII, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको हम हॉट मनी बोलते हैं। ऑप्शन बी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। 116 देख लेते हैं। सांविधिक तरलता अनुपात के संदर्भ में आपको बताना है, या बैंकों द्वारा अपने पास रखा गया नगद, स्वर्ण व सरकारी प्रतिभूतियां हैं। इस अनुपात की कमी से अर्थव्यवस्था में तरलता आती है। तो इस अनुपात में जब ज्यादा हो जाता है ये, तब आती है, ठीक है। तो केवल एक सही है। 117 देख लेते हैं। वह बाजार जिसमें अल्पकालीन राशियों के रूप में उधार लिया व दिया जाता है, ऐसी बाजार को हम मुद्रा, ठीक है, करेंसी मार्केट बोलते हैं। पूंजी बाजार में दीर्घकालीन टाइम के लिए होता है। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट 2022 के अनुसार ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक वृद्धि किस देश की रही? तो अनुमानित किया गया है कि भारत की सर्वाधिक वृद्धि होगी वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सा एक भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शामिल करने वाला सिद्धांत में के संबंध में सिफारिश करता है? तो वित्त आयोग जो होता है वो इन शेयर्स बताता है कि किसको कितने शेयर्स मिलने चाहिए, ऑलरेडी पता है आपको, इसीलिए वित्त कमेटी बनाई जाती है। कोई व्यक्ति किसी राज्य विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है तो, ठीक है। विधानसभा के लिए 25 वर्ष की आयु मिनिमम होनी चाहिए और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु चाहिए, ठीक है। और ये पेज फिर से आ गया है, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होते हैं? तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, ठीक है। तो दोनों ही सभाओं सदन से सम्मिलित होते हैं लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प दोनों सदनों से, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ठीक है। और जब इसको वापस लेना होता है तो लोकसभा के सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाता है, इसलिए दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। 123 देख लेते हैं। 6 से 14 वर्षों की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना हमारा मूल अधिकार 21A में जोड़ा गया था। आर्टिकल 21 में एक आर्टिकल जोड़ा गया था, वो हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ठीक है, जो 2003 में लागू हुआ था। 124 है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में यह वर्णित है कि संसद को उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता व शक्तियों का विनिमयन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है? तो संसद को यह पावर मिलता है आर्टिकल 124 से, ठीक है, जिसमें हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की बात होती है। 125 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में किस वर्ष तक के बालकों को किसी कारखाने में या खान में काम करने से प्रतिबंधित किया गया है? तो 14 वर्ष से कम बच्चों को हम किसी कारखाने में या किसी खान में काम नहीं करा सकते, या लीगली बैंड है। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को मिला है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे होगा नरेंद्र मोदी, ठीक है। 127 देखते हैं। स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय संगठन शांति अनुसंधान संस्थान के द्वारा विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट जो आई थी
उसमें इन्होंने कहा है कि भारत तीसरे स्थान पे है, पहले और दूसरे स्थान पे यूएसए और रसिया है। दूसरे स्थान पे रसिया नहीं, चाइना है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। भारत का सैन्य खर्च कुल 76.6 बिलियन डॉलर है, जो जीडीपी का 2.7% है, तो ये बात सही है। आपसे असत्य कथन पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत वन्य राज्य रिपोर्ट के अनुसार असत्य कथन बताना है आपको। तो वन आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि हमारे यहाँ ओपन फॉरेस्ट में हुई है। ठीक है, ओपन फॉरेस्ट में, इसलिए ये असत्य, आपसे असत्य पूछा गया था, बाकी सब सही है। कि देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन है, और सबसे बड़ा वन क्षेत्र एमपी में है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो मिजोरम में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में। आप एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में, तो परसेंटेज वाइज आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पल्ली गांव देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है? तो जम्मू एंड कश्मीर की पल्ली गांव देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। ठीक है, 130 देखते हैं कि कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश संतोषजनक सूची में, असंतोषजनक में नहीं है। ठीक है, 131 देखते हैं, किसे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इस समय अजय कुमार सूद जी को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत युग्म का चयन करना है। पंचायती राज दिवस हम 24 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व धरोहर दिवस हम 18 अप्रैल को मनाते हैं। सिविल सेवा दिवस उत्तराखंड पीसीएस में पूछा भी गया था, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाते हैं। असत्य कथन पूछना है, केवल तीसरा असत्य है, सिविल सेवा दिवस का दिन गलत दिया गया था। 133 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 105वां देश बना है? तो हस्ताक्षर कर लिया है नेपाल ने भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 105वां देश बन गया है ये साइन करने वाला। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हुआ था? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो बेंगलुरु में हुआ था। ठीक है, चमेली देवी जैन एक पुरस्कार है जो वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और सबसे ज्यादा इस बार का जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है वो आरिफा जौहरी जी को मिला है। ठीक है, नरसिंह पेट्टई नागस्वरन का संबंध किससे है, किस राज्य से है? ठीक है, इसको जीआई टैग मिला है, एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, लकड़ी का पिपीरी जैसा होता है, तो ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। वर्ष 2022 में किस काव्य संग्रह के लिए प्रोफेसर रामदरस मिश्रा जी को सरस्वती सम्मान मिला है? तो मैं तो यहाँ हूँ, इस काव्य संग्रह के लिए उनको 2021 का सरस्वती सम्मान मिला है। अ बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, अ प्ले, एक प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो राजेश तलवार जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139 देख लेते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलत कथन का चयन करना है आपको। ठीक है, तो 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में हुआ। 21वां विश्व लेखाकार कांग्रेस इंडिया में हुआ है, यही गलत है। 36वां अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस न्यू दिल्ली और यूएस 2+2 वॉशिंगटन डीसी में हुआ इस बार। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। अप्रैल 2022 में भू राजनीति व भू अर्थशास्त्र पर आयोजित रायसीना डायलॉग का 7वां संस्करण गांधीनगर में किया गया। रायसीना डायलॉग जब भी होता है दिल्ली में होता है। ठीक है, स्टेटमेंट गलत है। 7वीं रायसीना डायलॉग में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था, ये बात सही है, तो सही कथन केवल 2 है। रायसीना डायलॉग हमेशा दिल्ली में होता है, ध्यान रखिएगा। अप्रैल किस देश में अंतरराष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का परीक्षण किया अप्रैल 2022 में? तो सरमत जो है ये रसिया की मिसाइल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, यह इस बार की विश्व पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को मनाया गया है उसकी थीम थी। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में गुजरात सबसे ऊपर था। दूसरे और तीसरे स्थान पे देखा जाए तो दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे कर्नाटका थी। ठीक है, 23rd लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड
में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो एले थॉम्सन हेरा को लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है। जल मार्ग कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो जल मार्ग कॉन्क्लेव जो है उसका आयोजन असम में हुआ था। स्वनिधि से समृद्धि योजना की शुरुआत किन किन मंत्रालय द्वारा की गई? तो स्वनिधि से समृद्धि योजना जो है उसकी शुरुआत आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने की है। निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन करें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष 3 मई को किया जाता है। सही है। 2022 में इंडिया की रैंक 157 नहीं है, 150 है। ठीक है, तो सही कथन केवल एक है। अंतिम 2 प्रश्न जो है देख लेते हैं। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश अल सल्वाडोर था। दूसरा देश कौन है? तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है। 450 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो क्वार जल विद्युत परियोजना है वो चिनाब नदी पर स्थित है। तो इस तरह हमने टोटल 150 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, ये टेस्ट नंबर 15 था। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबली आपका वीडियो नंबर जो टेस्ट नंबर 14 है वो होगा। ठीक है, धन्यवाद।